बहुत समय पहले की बात है। गौतमपुर राज्य में शैलेंद्र नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। सैनिक उसे राजा के सामने पेश करते हैं। चोर को देखकर मंत्री सूर्य चौहान राजा से कहता है, महाराज, मुझे लगता है कि चोरी की सजा के लिए इसका दाहिने हाथ की उंगली काट देनी चाहिए, जिससे ये कभी चोरी नहीं कर पाएगा और ये सजा देखकर कोई भी चोर चोरी करने से घबराएगा। मंत्री सूर्य चौहान, आप एक बुद्धिमान मनुष्य हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसे अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार मौका जरूर देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस चोर को 6 महीने तक खेती बाड़ी करनी होगी और वो सारे पैसे लौटाने होंगे जो इसने चोरी किए हैं, और यही इसकी सजा होगी। और इसे ये भी सीख मिलेगी कि बिना चोरी के कैसे जिंदा रहा जा सकता है। सही कहा ना? सैनिक चोर को लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु आता है और महाराज शैलेंद्र से कहता है, महाराज की जय हो। नमस्ते साधु जी। आयुष्मान भव महाराज। आज मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बोलिए साधु जी। बात ये है कि मैं एक अनाथ आश्रम स्थापित करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 2000 स्वर्ण मुद्रा की जरूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक जादुई फूल है। अगर आप उस फूल के बदले मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो वो जादुई फूल आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। हाँ साधु जी, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। मंत्री सूर्य चौहान, राज भंडार में से साधु जी को 2000 सोने की मुद्रा दी जाए। जी महाराज। मंत्री राज भंडार में से 2000 मुद्राएं लेकर आता है। राजा उन मुद्राओं को साधु को दे देता है। साधु अपने थैले में से जादुई फूल निकालता है और राजा को दे देता है और राजा से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये लीजिए आपका जादुई फूल। अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। साधु वहाँ से चला जाता है और अगले दिन राजा शैलेंद्र खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते समय शैलेंद्र मंत्री सूर्य चौहान से कहते हैं, मंत्री सूर्य चौहान, आज का खाना तो कल के खाने से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। महाराज, खाना बनाने वालों को खुश रखने के लिए आप हर दिन ये बात बोलते हैं, लेकिन क्या हमारा खाना सचमुच अच्छा होता भी है? काम करने वालों की अगर तारीफ नहीं करेंगे तो उनको काम में कैसे मन लगेगा। तभी राजमहल का एक नौकर आता है और महाराज शैलेंद्र से कहता है, महाराज, एक पंडित आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो बहुत रो रहे हैं महाराज। अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ। चलो ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। पंडित महाराज शैलेंद्र के पास आता है और कहता है, महाराज, मेरी मदद कीजिए। अगर आप मुझे पहले अपनी परेशानी बताएंगे तभी तो मैं आपकी मदद करूँगा। मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। महाराज, आप ही कोई उपाय बताइए। अच्छा, आपकी ये परेशानी है। मंत्री सूर्य चौहान, सिपाही से कह दो कि वो जादुई फूल ब्राह्मण जी को दे दे। मंत्री सैनिक से कहकर वो जादुई फूल महाराज के सामने पेश करता है। महाराज शैलेंद्र वो फूल पंडित को दे देते हैं और पंडित से कहते हैं, ये लीजिए, ये जादुई फूल है। आप इसे अपने बेटे के बिस्तर के पास रखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है महाराज, भगवान आपको हर खुशी दे। पंडित फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। महाराज शैलेंद्र घोड़ों पर सवार होकर सूर्य चौहान और सैनिकों के साथ राज्य की सैर करने निकलते हैं। बाहर का नजारा देखकर महाराज शैलेंद्र कहते हैं, वाह, चारों तरफ देखो, कितनी हरियाली ही हरियाली है और कितनी सुंदर हवा चल रही है। ये देखकर ही मेरा तो मन भर गया। राज्य में सभी लोग शांति और समृद्धि से रह रहे हैं। सही कहा ना मैंने? सही कहा महाराज। आपके राज्य में सभी खुशी खुशी रहते हैं। आपकी वजह से राज्य के लोगों को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती है। तभी वहाँ पर वो साधु जी आ जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे पता चला कि आपने वो फूल किसी पंडित को दे दिया है। हाँ साधु जी, पंडित के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उसको वो फूल दे दिया ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। अगर आपको वो जादुई फूल वापस चाहिए तो आपको मेरे अनाथ आश्रम आना होगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। शैलेंद्र अपने आप से कहते हैं, ठीक है, मैं आश्रम के लिए निकल पड़ता हूँ। देखता हूँ कि मुझे फूल मिलता है या नहीं।
महाराज शैलेंद्र कुछ समय बाद एक समुद्र के पास आते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है। महाराज शैलेंद्र उससे अनाथ आश्रम का रास्ता पूछते हैं। तुम मुझे अनाथ आश्रम का रास्ता बता सकते हो? अरे महाराज, अनाथ आश्रम का रास्ता तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पहुँचना भी कोई आसान बात नहीं है। मैं महाराजा शैलेंद्र हूँ। मैं कोई भी परेशानी उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? महाराज, वो देखिए, समुद्र के बीच में जो मंदिर दिख रही है ना, उसी के बगल में ही अनाथ आश्रम है। वहाँ नाव से जाना बहुत खतरा है। अगर आपको अपनी जान दांव पर लगाना है तो मैं आपको ले चलता हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस मुझे तुम ले चलो। ठीक है, चलो, मैं आपको ले चलता हूँ। आइए, बैठिए नाव में। महाराज शैलेंद्र नाव में बैठ जाते हैं। वो आदमी नाव चलाने लगता है और महाराज शैलेंद्र से कहता है, महाराज, आप साधु जी से मिलने जा रहे हैं? आपको कैसे पता कि मैं साधु जी से मिलने जा रहा हूँ? आपने अनाथ आश्रम के बारे में पूछा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आश्रम उनका ही है। सिर्फ उसी आश्रम में जादुई फूल मिलता है। मैं जादुई फूल लेने जा रहा हूँ, ये बात तुम्हें कैसे पता? इस समुद्र में मैं अकेला ही नाव चलाता हूँ। मुझे सब पता है, सब कुछ जानता हूँ मैं। फिर अचानक बादल जोर जोर से गरजने लगती हैं और तेज तेज हवाएं चलने लगती है और बारिश होने लगती है, जिस वजह से नाव उछलने लगता है। महाराज शैलेंद्र जोरों से चिल्लाने लगते हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचा लो मुझे। थोड़ी देर बाद महाराज शैलेंद्र अपने आप को समुद्र से बाहर एक शांत सी जगह पर पाते हैं। महाराज शैलेंद्र अपने आप से कहते हैं, ये मैं कहाँ पर पहुँच गया? ये जगह तो कितनी शांत है। इसका मतलब मैं शायद आश्रम पहुँच गया। यहीं पर होगा अनाथ आश्रम। सामने मंदिर है, उसके बगल में ही अनाथ आश्रम है। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। जैसे ही महाराज शैलेंद्र आश्रम में जाते हैं, तभी वहाँ देखते हैं कि एक बड़ा सा पहलवान खड़ा है और वो महाराज शैलेंद्र से कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? अनुमति के बिना इस आश्रम में कोई नहीं आ सकता। मैं महाराजा शैलेंद्र हूँ। महाराजाओं को किसी भी आश्रम में प्रवेश करने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती। तभी अचानक उस पहलवान के शरीर में तेज रोशनी होने लगती है। ये देखकर महाराज शैलेंद्र कहते हैं, इतनी तेज रोशनी है, मेरी आंखें जल रही है। थोड़ी देर बाद अचानक महाराज शैलेंद्र अपने आप को अनाथ आश्रम में पाते हैं। वो देखते हैं कि आश्रम में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक कमरे में साधु जी बैठे हुए हैं। महाराज शैलेंद्र साधु जी के पास जाते हैं। नमस्ते साधु जी, क्या यही आपका अनाथ आश्रम है? हाँ महाराज, यही मेरा अनाथ आश्रम है। साधु जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैं जादुई फूल यहाँ लेने आया हूँ। वो फूल एक दुर्लभ फूल है, जिसे पाने के लिए आपने हजारों कष्ट सहे हैं। इसलिए आज आप मेरे मेहमान हैं और जादुई फूल आपका पुरस्कार है। साधु जी वो फूल लाते हैं और महाराज शैलेंद्र को दे देते हैं। महाराज शैलेंद्र वो फूल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक रोती हुई औरत और एक मृत आदमी दिखाई देता है। वो औरत बहुत रो रही थी। महाराज शैलेंद्र उस औरत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो और आप कहाँ से आई हो? वो औरत रोते हुए महाराज शैलेंद्र से कहती है, मैं राजा शैलेंद्र जी की प्रजा हूँ। मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। मेरे पति ने मुझसे शादी करके मुझे सहारा दिया था और आज वो भी मुझसे दूर हो गए। अब मैं कैसे जीऊंगी? कौन सहारा देगा मुझे? इनके बदले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? उस औरत की बात सुनकर महाराज शैलेंद्र सोचने लगते हैं, ये तो मेरी ही राज्य की प्रजा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। महाराज शैलेंद्र उस औरत से कहते हैं, सुनो बेटी, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। मैं ही महाराज शैलेंद्र हूँ। तुम मेरी राज्य की प्रजा हो तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम ये फूल ले लो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। महाराज, मैं ये फूल लेकर क्या करूँगी? बेटी, ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये एक जादुई फूल है। इस फूल की वजह से तुम्हारा पति फिर से जीवित हो जाएगा। वो औरत महाराज शैलेंद्र से वो फूल ले लेती है। जैसे ही वो औरत फूल लेती है, अचानक वहाँ बहुत तेज रोशनी होने लगती है। वो औरत और आदमी भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी के रूप में बदल जाते हैं और भोलेनाथ जी महाराज शैलेंद्र से कहते हैं, राजा शैलेंद्र, तुम्हारे त्याग की कोई तुलना नहीं है। 2000 सोने के मुद्राओं के बदले तुम्हें एक जादुई फूल मिला, वो भी तुमने एक पंडित को दे दिया।
हम तुम्हारे बलिदान का फिर से परीक्षा लेने आए थे। हमने साधु जी को इसीलिए तुम्हारे पास भेज दिया। और इस बार तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना जो फूल प्राप्त किया था वो भी तुमने एक दुखी औरत को दे दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तुम धन्य हो। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई भी इंसान कभी दुखी नहीं होगा। तुम्हारे राज्य की प्रजा तुम्हें एक महान राजा मानकर हमेशा सम्मान करेगी। इतना कहकर भोलेनाथ जी और पार्वती जी वहाँ से गायब हो जाती हैं और महाराज शैलेंद्र अपने राज्य में चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये कहानी राधिका नाम की एक औरत की है। राधिका अपनी सास और अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। राधिका का पति किराने की दुकान पर काम करता था, जिससे घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से चल पाता था। एक दिन राधिका का पति जब काम पर से घर लौटा तो राधिका ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैं ये कह रही थी कि आपकी तनख्वाह से घर नहीं चल पाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी तनख्वाह बहुत कम है। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम कर लूं। वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन तुम क्या काम करोगी? आपको तो पता है ना, शादी से पहले मैं माँ और बाबा के साथ खेती का काम करती थी। हमारे घर के पिछवाड़े में बहुत सारी जगह खाली है। मैं वहाँ पर सब्जियों की खेती करना चाहती हूँ। ठीक है राधिका, अगर तुम परिवार के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम जरूर करो। तुम्हें मुझसे जैसे भी मदद चाहिए होगी तुम मुझे बता देना। तभी वहाँ पर राधिका की सास आ जाती है और राधिका से कहती है, राधिका बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। ठीक है सासू माँ, फिर हम कल ही बाजार से सब्जियों के बीज खरीद कर ले आएंगे। हम अपने घर के पिछवाड़े में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाएंगे, जैसे कि अभी गोभी, मटर, इन सब का सीजन आ रहा है, तो हम ये सब्जियां उगाएंगे। ठीक है बहू, तुम्हारा इतना साहस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगले दिन राधिका सब्जी उगाने के लिए अपनी सास के साथ बाजार से काफी सारी सब्जियों के बीज ले आती है और खूब मेहनत करके दोनों सास बहू खाली जमीन पर सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी वहाँ पर उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत नीलम आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू घर के पीछे की भी सफाई कर रही हो। सफाई ही कर रही हो या कुछ और कर रही हो? लगता है तुम दोनों यहाँ पर सब्जियाँ उगा रही हो। गली गली जाकर सब्जी बेचने का इरादा है क्या? गाँव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम करने वाले हैं? नीलम दीदी, आपने सही पहचाना। हम दोनों सास बहू मिलकर सब्जियां उगा रहे हैं। अब आप तो जानती ही हैं, घर में मेरे पति अकेले कमाने वाले हैं, तो सब्जियां उगाकर आस पड़ोस वालों को बेच दूंगी, जिससे घर में थोड़ा पैसा आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये बात है। ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं तो चलती हूँ। नीलम के जाने के बाद फूलमती अपनी बहू राधिका से कहती है, अरे बहू, तो जानती नहीं है, ये नीलम बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छा खासा काम करता है, बेचारा बहुत भला इंसान है, लेकिन फिर भी इसकी पैसे की भूख खत्म नहीं होती। अब देखियो, यहाँ से देख कर गई है, अब अपने घर में जाकर ये भी सब्जियां उगाएगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, जाने दीजिए। अब हम कर भी क्या सकते हैं, अगर उगाना होगा तो उगा लेगी। अब हम किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। पड़ोस में रहने वाली नीलम सच में बहुत चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने घर के पिछवाड़े में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। लेकिन कहते हैं ना, जिस कार्य को पूरी मेहनत से ना किया जाए उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। और यही हुआ नीलम के साथ। अब उसने देखा देखी में सब्जियां तो उगा ली थी, लेकिन उन सब्जियों की देखभाली उससे नहीं हो पाई, जिस कारण उसकी उगाई हुई सारी सब्जियां गल गई। और दूसरी तरफ राधिका की सब्जी हरी भरी बहुत सुंदर लग रही थी। मम्मी जी देखिए, आखिर हमारी मेहनत रंग ले आई। देखो तो जरा कितनी सुंदर सब्जियां हुई है। हाँ बहू, तो सही कह रही है, कितनी सुंदर और हरी भरी साग सब्जियां उगी है। मम्मी जी, मैं आज से ही सब्जियां बेचना शुरू कर देती हूँ। लेकिन बहू, तुझे सब्जी बेचने में अजीब तो नहीं लगेगा ना? मैं बेच आती हूँ सब्जी। नहीं मम्मी जी, मेरे रहते हुए इस उम्र में आप इतना सारा काम नहीं करोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। फिलहाल के लिए मैं अपनी टोकरी में सब्जियां भर लेती हूँ। राधिका टोकरी में कुछ सब्जियां भर लेती है और उन्हें लेकर अपने मोहल्ले में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लो, एकदम ताजा खेत से टूटी हुई सब्जियां ले लो।
अरे राधिका, जरा रुको तो सही, मुझे 1 किलो गोभी, 1 किलो मटर और थोड़ा सा साग दे दो। ये लीजिए दीदी, आपके 70 रुपए हो गए। हाँ हाँ, ये लो 70 रुपए। राधिका को सब्जियां बेचते हुए नीलम देख लेती है और अपने मन में सोचती है, ये क्या, राधिका तो सब्जियां बेच रही है और इसकी सब्जियां कितनी ताजी और हरी लग रही है, लेकिन फिर मेरी सब्जियां कैसे गल सकती है? इसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। अगर ये ऐसी ही सब्जियां बेचती रही तो ये हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। नीलम के मन में राधिका के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है और वो राधिका से जलने लगती है। उसी रात नीलम चोरी चुपके राधिका के घर के पिछवाड़े में जाकर उसकी सब्जियों में जहरीली दवा छिड़क देती है। अगले दिन सुबह राधिका जब सब्जियां बेचने के लिए घर के पीछे सब्जियां लेने जाती है तो देखती है कि एक ही दिन में उसकी सारी सब्जियां सड़ चुकी है और उस पर कीड़े लग रहे हैं। वो जल्दी से वहाँ पर अपनी सासू माँ को बुलाती है और कहती है, देखिए ना मम्मी जी, एक ही दिन में हमारी सारी सब्जियां पेड़ पर लगे लगे खराब हो गयी। मैंने अपने मायके में सब्जियों की बहुत खेती की है, ऐसा कभी नहीं होता। अब मैं क्या बेचने जाऊंगी? कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, हम हार नहीं मानेंगे। इन सभी पौधों को उखाड़कर नए बीज उगा देते हैं। कुछ ही दिन में सब्जियां उग जाएगी, जब तक हमें घर में खाली बैठना पड़ेगा। राधिका बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसने एक ही दिन सब्जी बेचकर बहुत अच्छी कमाई कर ली थी और उसके छोटे से खेत में अभी इतनी सब्जियां थी कि जिससे वो एक हफ्ते तक आराम से सब्जियां बेच सकती थी। लेकिन वो सभी सब्जियां बेकार हो गई। राधिका ने एक दिन में जो पैसे कमाए थे वो सारे पैसे भी खर्च हो गए। जब राधिका के पति ने राधिका को उदास देखा तो उससे बोला, क्या बात है राधिका, तुम उदास लग रही हो, तुम्हारा मन ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। पहले दिन मैंने बहुत अच्छी कमाई कर ली, लेकिन अगले दिन किसी ने हमारे खेत को बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है किसी ने खेत में जहरीली दवाई डाल दी है, जिस कारण सारे पौधे मर गए और सब्जियां खराब हो गई। अब जो मैंने नए बीज बोए हैं उसे उगने में तो कम से कम महीने का समय लग जाएगा। कोई बात नहीं राधिका, तुम चिंता मत करो, जब तक मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, देखना इस काम में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। काश ऐसा ही हो जी, क्योंकि हमारा घर पक्का भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि कुछ पैसे आएंगे तो घर पक्का करवा लूंगी। बड़ी मुश्किल से गरीब राधिका ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन बीच में नीलम ने अड़ंगा डाल दिया। राधिका को उदास देखकर नीलम मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है नीलम, आज तो तुम बड़ा खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम्हें भी खुशी होगी। ऐसा कहकर नीलम अपने पति को सारी बात बता देती है। नीलम की सारी बात सुनकर उसका पति उस समय चुप हो जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो शाम के समय राधिका के घर पहुंचता है और उनसे कहता है, काकी, राधिका भाभी, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि नीलम सीधे रास्ते पर आ जाए। वो नफरत के राह पर चल रही है। आपके खेत में नशे वाली दवाई उसी ने डाली थी। नहीं नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? तू तो बहुत भला इंसान है। मैं तो तेरी बहुत तारीफ करती हूँ। मैंने तुझ में और अपने बेटे में कभी कोई फर्क नहीं किया है, लेकिन नीलम की इस हरकत से मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं भैया, हमने फिर से सब्जियों के लिए बीज बो दिए हैं। हमारा थोड़ा सा नुकसान तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। नीलम दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने किया। बहुत बड़ा दिल है भाभी आपका, लेकिन भाभी मैं नीलम को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर पाऊंगा अगर आप दोनों मेरा साथ देंगी तो। हाँ हाँ भैया, बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। नीलम का पति चाहता था कि उसकी पत्नी सही रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद नीलम देखती है कि राधिका के घर के पिछवाड़े में फिर से सब्जियां उगाई है। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। इधर राधिका और फूलमती जानती थी कि नीलम उनकी बातों को सुन रही है। बहू, नीलम हमारी बातों को सुन रही है, यही सही मौका है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। मम्मी जी, आपको पता है मार्केट में गोभी मटर के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बार हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ बहू, लेकिन आज तेरी चचेरी नंद की सगाई है, वहाँ जाना भी बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, ये सब्जी हम कल काट लेंगे।
क्योंकि वहाँ से आने में हमको शाम हो जाएगी और हमारे घर में कौन सा चोर लुचक्के आ रहे हैं जो हमारी सब्जियाँ चुरा कर ले जाएंगे। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, ये तो काम पर चले गए हैं, इसलिए फटाफट तैयार हो जाइए, हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। उन सब की बातें सुनकर नीलम मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। जाओ जाओ, सगाई में जाना बहुत जरूरी है। आज ये लोग सगाई में जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास बहुत सारा समय है। आज मैं इनकी सब्जियां बर्बाद नहीं करूंगी, बल्कि इन्हें काट कर मोहल्ले में बेच आऊंगी, यही सही रहेगा। सब जानते थे कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोनों सास बहू घर से बाहर घूमने के लिए चले गए। शाम को जब वो वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा उनकी सब्जियां थी ही नहीं। नीलम सारी सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचकर आ चुकी थी। अब राधिका नीलम के पास गई और बोली, नीलम दीदी, आपको पता है हमारे घर के पीछे से सारी सब्जियां चोरी हो गई। सारी सब्जियां तोड़कर ना जाने कौन सा चोर उन्हें बाजार में बेच आया। लेकिन अब वो चोर बच नहीं पाएगा नीलम दीदी, अब तो उसे पुलिस ही पकड़ कर ले जाएगी। राधिका के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर नीलम घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? पुलिस तो सबूत मांगती है ना। वही तो नीलम दीदी, पिछली बार भी कोई हमारे खेत में नशे वाली दवाई छिड़क कर चला गया था, इसलिए इन्होंने घर के पीछे कैमरा लगवा दिया था। उस कैमरे में चोर की शक्ल अच्छे से आ गई होगी। अब तो चोर बिल्कुल नहीं बच पाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो वहाँ कोई कैमरा नहीं देखा था। आपने क्या कहा? आपने? इसका मतलब आप ही चोर हैं नीलम दीदी। हाय दैया, अब पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। राधिका की बात सुनकर नीलम रोने लगती है। मुझे माफ कर दो राधिका बहन, जलन के मारे मैंने ये सब किया। मुझे डर था कि कहीं तुम हमसे अमीर ना हो जाओ। मैंने तुम्हारी सब्जियां बेचकर जो पैसे कमाए वो तुम रख लो, लेकिन पुलिस को मत बताना। ए जी, देखिए ना, राधिका बहन पुलिस को बुला रही है, मुझे बचा लीजिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ नीलम, तुमने राधिका बहन की सब्जियाँ चुराई है। अब तुम्हें अगर वो पुलिस के हवाले कर रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नीलम जोर जोर से रोने लगती है और राधिका से माफी मांगने लगती है। ठीक है नीलम बहन, मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं करूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आज के बाद आप ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। मैं अपनी कसम खाकर कह रही हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नीलम को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। नीलम का पति राधिका को उसके नुकसान के सारे पैसे दे देता है। फिर राधिका वहाँ से चली जाती है और दोबारा से सब्जियों के बीज बो देती है और सब्जियां उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है काली राजकुमारी बनी महारानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। ये कहानी राजा सूरजमल की है। सूरजमल राजा और उसके राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरजमल की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम जन्नत था। जन्नत अपने नाम की भांति बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसकी खूबसूरती देखने के लिए सभी लोग बेताब रहते थे। एक बार की बात है, सूरजमल को किसी कारणवश राज्य के बाहर जाना था, जिस कारण वो बहुत चिंतित था और अपने कक्ष में इधर से उधर घूम रहा था। उसको इस तरह परेशान देख रानी देवकी उसके पास आई और बोली, क्या बात है महाराज, आप चिंतित लग रहे हैं? कोई परेशानी है तो हमें बताइए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर सके। तुम तो जानती ही हो महारानी, हमारी पुत्री कितनी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। कुछ समय पहले पड़ोसी राज्य के राजा हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उम्र में बहुत अंतर होने के कारण हमने उन्हें मना कर दिया था। तब से उनकी और हमारी दुश्मनी हो गई है। यदि हमारे जाने के बाद उन्होंने हमारी पुत्री को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तो आपको इस कारण चिंता हो रही है, पर आप चिंता मत कीजिए महाराज, अभी आपकी पत्नी जिंदा है। हमारे पास आपके इस चिंता का समाधान है। तो आप इंतजार किसका कर रही हैं? हमें बताइए। देखिए महाराज, जन्नत सिर्फ आपकी पुत्री नहीं, हमारी भी पुत्री है। उसकी हिफाजत के लिए हमें कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। यदि हम जन्नत के चेहरे पर कालिख लगाकर रखें, तो उसकी खूबसूरती उस कालिख के पीछे छुप जाएगी और फिर सबको लगेगा कि जन्नत बदसूरत हो गई है, फिर कोई उसके पीछे नहीं आएगा।
देवकी की बात सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद राजा कहते हैं, आपका विचार अच्छा है महारानी। फिर क्या था, राजा अपनी पुत्री को बुलाकर सारी बात समझाते हैं। जन्नत भी अपने पिता की बात मान लेती है और अपने मुंह पर ढेर सारी कालिक लगा लेती है, जिस कारण वो दिखने में बहुत ही काली और बुरी लगने लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि राजकुमारी जन्नत किसी कारणवश बहुत बदसूरत हो गई है और उसका रंग एकदम काला हो गया है। ये सब जानकर राजा को बहुत तसल्ली मिलती है। वो जाने से पहले अपनी पुत्री से कहते हैं, देखिए पुत्री, आपके साथ ऐसा करके हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब हमने आपकी सुरक्षा के लिए ही किया है। आप भी जानती है ये रंग पक्का नहीं है, पानी पड़ते ही ये रंग निकल जाएगा। तो आप जरा अपना ख्याल रखिएगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप कृपया कर महल से बाहर मत जाइएगा। लेकिन पिताजी, इस काले रंग के साथ मुझे बाहर जाने में क्या परेशानी होगी, बल्कि कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। नहीं, फिर भी हम नहीं चाहते कि आप हमारी गैर हाजिरी में महल से बाहर जाएं। जन्नत उदास होकर अपने पिता को हाँ कह देती है। उसके बाद राजा सूरजमल चिंता मुक्त होकर राज्य से बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी जन्नत अपनी सबसे प्रिय दासी से कहती है, सुनो कमला, मेरा बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पिताजी मुझे मना करके गए हैं कि मैं बाहर ना जाऊं। राजकुमारी, महाराज आपकी भलाई के लिए ही आपको महल से बाहर जाने के लिए मना करके गए हैं, क्योंकि इस बदसूरती के साथ यदि आप राज्य में जाएंगी तो राजा की बहुत थूथू होगी। कमला की बात सुनकर राजकुमारी जन्नत मुस्कुराने लगती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कमला, ये बदसूरती असली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो ये भी अच्छा ही है। कहाँ खो गई राजकुमारी? देख कमला, तू तो मेरी सबसे प्रिय दासी है ना, तू मेरी छोटी सी मदद कर, उसके बदले मैं तुझे मोतियों का एक हार दूंगी। क्या? सच में? बताइए राजकुमारी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देख, तू मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े दे दे और तू मेरे कपड़े पहन ले, और ये रहा काला रंग, इसको तू अपने चेहरे पर लगा ले। इसको लगाने के बाद अगर तू मेरे वस्त्र पहन लेगी तो कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा कि तू जन्नत नहीं कमला है, और मैं तेरे कपड़े पहनकर बाहर घूम आती हूँ। लेकिन राजकुमारी, अगर किसी को पता चला तो वह राजा से शिकायत कर देगा और फिर राजा मुझे सजाए मौत दे देंगे तो? चुप कर पागल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जन्नत के बहुत समझाने पर कमला मान जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने वस्त्र एक्सचेंज कर लेते हैं और कमला अपने मुंह पर बहुत सारी कालिक लगा लेती है और दूसरी तरफ जन्नत दासी के कपड़े पहनकर अपना चेहरा ढककर महल से बाहर आ जाती है और राज्य घूमने का मजा लेने लगती है। दूसरी तरफ महल में कमला ऐशो आराम से रहती है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारी जन्नत वापस नहीं लौटी थी और कमला को राजकुमारी बनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने मन में सोचती है, हाय, राजकुमारी बनकर कितना अच्छा लग रहा है। नौकर चाकर, यहाँ का शाही खाना, ये शाही वस्त्र, सब कितने ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा होगा अगर राजकुमारी अब वापस कभी आए ही ना। कमला अब ये चाहने लगी थी कि राजकुमारी जन्नत वापस महल में आए ही ना। दूसरी तरफ राजकुमारी जन्नत पूरे राज्य को घूमने का मजा ले रही थी। तभी उसने देखा कि जंगल की तरफ से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। राजकुमारी जन्नत फौरन वहां जाती है। वो देखती है कि एक बहुत ही जवान और सुंदर राजा मूर्छित होकर जमीन पर गिरा हुआ है। हे भगवान, ये तो कहीं का राजा लग रहा है, लेकिन इस तरह चोटिल अवस्था में नीचे कैसे गिरा हुआ है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जन्नत फौरन उस राजा के पास जाती है और उसके घाव साफ करती है और उसके घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाती है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। वो अपने सामने जन्नत को देखकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाई है। क्या आप इसी राज्य में रहती हैं? जी, अब आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका रंग बेशक काला है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही सुंदर है। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। क्या आप मुझसे विवाह करना चाहोगी?
लेकिन मैं एक साधारण लड़की हूँ और आप किसी राज्य के राजा हैं। भला आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसी लड़की की तलाश थी जो हृदय से खूबसूरत हो। मैं सुंदर हृदय वाली लड़की को ही अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता था। राजकुमारी जन्नत को भी वो राजा बहुत पसंद आया था। वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए। तभी राजा ने कहा, क्या आप मेरे साथ मेरे राज्य चलेंगी? जन्नत राजा के साथ उसके राज्य जाने के लिए मान जाती है और वहीं जाकर रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जन्नत और राजा के बीच का प्यार बढ़ जाता है। दूसरी तरफ राजा सूरजमल जब अपने राज्य लौटते हैं तो सबसे पहले अपनी पुत्री के कक्ष में जाते हैं। जन्नत बनी कमला जब देखती है कि राजा सूरजमल आए हैं तो वो घबरा जाती है। पुत्री, आपने हमारी बात मानी, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। तुम अपने चेहरे से ये कालिक हटा सकती हो। नहीं महाराज, मेरा मतलब पिताश्री, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हम। कमला की आवाज सुनकर राजा को उस पर शक होता है और वो तुरंत बाकी की दासियों को कमला का मुंह साफ करने का आदेश देता है। जैसे ही कमला का मुंह साफ किया जाता है, सबको पता चल जाता है कि वो जन्नत नहीं बल्कि कमला है। राजा सूरजमल को बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री के वस्त्र पहनकर इस तरह उसके कक्ष में रहने की? डरते डरते कमला ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह राजकुमारी ने खुद उसे ऐसा करने को कहा था। जब कुछ दिनों तक राजकुमारी वापस नहीं लौटी तो तुम्हें महारानी को इस बारे में बताना चाहिए था ना। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे ये शानो शौकत अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमारी जन्नत ना ही लौटे तो अच्छा है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे अपनी पुत्री को ढूंढना होगा। ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहीं हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे अपने पास बंदी बनाकर तो नहीं रख लिया होगा। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। राजा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर वो अपनी पुत्री को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। दूसरी तरफ राजकुमारी को भी अपने पिता की याद आ रही थी, लेकिन वो ये बात राजा प्रताप को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनकी नजरों में तो वो एक साधारण इंसान थी। बहुत ढूंढने पर सूरजमल को पता चल ही जाता है कि राजकुमारी कहाँ है। वो तुरंत राजा प्रताप के महल में जाता है और राजा प्रताप से कहता है, तुमने मेरी पुत्री को अपने पास क्यों रखा हुआ है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। माफ कीजिएगा राजा सूरजमल, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। अभी कुछ दिन पहले हम आपके राज्य में भी गए थे, परंतु हम आपकी पुत्री को लेकर नहीं आए। तभी वहाँ पर राजकुमारी जन्नत आ जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके मना करने के बावजूद हम महल से बाहर आ गए थे। कोई बात नहीं पुत्री, लेकिन कम से कम तुम्हें हमें सूचना तो देनी चाहिए थी कि तुम यहाँ हो। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? पिताश्री, क्योंकि हम राजा प्रताप से प्यार करते हैं। दोनों की बातें सुनकर राजा प्रताप बहुत हैरान था, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि जन्नत सूरजमल की बेटी है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है। सूरजमल भी ये जानकर खुश होता है कि उसकी बेटी को किसी राजा ने ऐसे रूप में स्वीकार किया है। वो राजा प्रताप से कहता है, राजा प्रताप, आज तक हमारी पुत्री के लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन वो सब इसलिए क्योंकि हमारी पुत्री बहुत खूबसूरत थी। कोई हमारी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, केवल उसकी खूबसूरती के कारण उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन आपने हमारी पुत्री को इस रूप में स्वीकार किया, इससे ये पता चलता है कि आप उसके हृदय से प्यार करते हैं, चेहरे से नहीं। राजा प्रताप हैरानी से कभी सूरजमल तो कभी जन्नत को देख रहा था। जन्नत तुरंत जाकर अपना मुंह धोकर आती है। तब राजा प्रताप उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सूरजमल राजा प्रताप से अपनी पुत्री की शादी करवा देता है। राजकुमारी जन्नत के कहने पर कमला को भी कोई सजा नहीं मिलती। इस तरह राजकुमारी जन्नत अब राजा प्रताप की पत्नी और उनके राज्य की महारानी बनकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।